अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हैदर अली और आप देख रहे हैं अली फैक्ट हाउस। दोस्तों, पिरामिड्स या अहरामों का नाम सुनते ही हमारे दिमाग के अंदर सबसे पहले अहराम मिस्र का नाम आता है, जिन्हें आज से तकरीबन 2500 से 300 कबल मसीह के अंदर बनाया गया। मिस्र में गजा के मुकाम पर सबसे बड़े 3 अहराम खोफू, खाफरा और मेंकावर दुनिया के इजाबात में से सबसे पहले नंबर पर हैं। इनमें से सबसे पहले अहराम का नाम है खोफू या चोपस, जो कि 13 एकड़ रकबे पर फैला हुआ है, यानी ये आज के दौर के 16 फुटबॉल ग्राउंड्स के जितना बड़ा है। और जब ये बनाया गया तो इस वक्त इसकी हाइट तकरीबन 488 फुट थी, जो कि एक मंजिल गिरने से अब अंदाजन तकरीबन 450 फुट रह गया है। इसकी तमीर में 2,50,000 चूने के पत्थर के ब्लॉक इस्तेमाल किए गए, जिनमें हर एक पत्थर का वजन 2.5 टन से लेकर 300 टन तक जा पहुंचता है। अगर खोफू के हराम को 30 सेंटीमीटर की चौड़ाई के अंदर काटा जाए तो पूरे फ्रांस मुल्क के चारों तरफ 1 मीटर ऊंची दीवार बनाई जा सकती है। खोफू का हराम 20 साल के कलील अरसे के अंदर तैयार हुआ और इसकी तमीर में इस्तेमाल होने वाले पत्थरों को हराम से 800 किलोमीटर दूर मौजूद शहर अस्वान से लाया जाता। और आज की हमारी जदीद तरीन मशीनरी भी इन भारी तरीन पत्थरों को उठाकर इनसे एहराम जैसे स्ट्रक्चर को नहीं बना सकती। इवन कि हमारे हेलीकॉप्टर्स भी इस काबिल नहीं हैं कि 300 टन वजनी पत्थर को उठा सकें। इन अहरामों की बनावट के अंदर मैथमेटिक्स के असूलों को देखकर जदीद साइंस भी हैरान और परेशान रह जाती है। आज के जदीद तरीन सुपर कंप्यूटर को जब अहराम का डिज़ाइन तैयार करने के लिए कहा गया तो अहराम का डिज़ाइन और इसमें इस्तेमाल किए गए मैथमेटिक्स के असूल इतने ज़्यादा मुश्किल थे कि सुपर कंप्यूटर को सिर्फ इसका डिज़ाइन तैयार करते हुए 1000 घंटे लग गए। सैकड़ों टन वजनी पत्थर को ऐसी महारत से एक दूसरे के ऊपर रखा गया था कि इनका दरमियानी फासला 1 इंच के 50वें हिस्से के बराबर है। तसव्वुर करें कि सैकड़ों टन वजनी पत्थर और इनके जोड़ों के दरमियान इतना फासला भी नहीं है कि एक सुई तक अंदर जा सके। इन अहरामों की बुनियादें तो चौकोर हैं, लेकिन इनके पहलू तकोन की तरह बने हुए हैं। ये तकोने ऊपर जाकर एक नुक्ते के अंदर मिल जाती हैं और हर एक का जाविया बिल्कुल सीध के अंदर मौजूद है। और इन अहरामों की सबसे खास बात यह है कि इनके अंदर का टेम्परेचर बिल्कुल कांस्टेंट रहता है, यानी कि 20 डिग्री सेल्सियस। बाहर चाहे आंधी हो, बारिश हो, गर्मी हो, सर्दी हो, अंदर का मौसम बिल्कुल कांस्टेंट रहता है, यानी कि 20 डिग्री सेल्सियस। 3800 साल तक खोफू अहराम के सर पर दुनिया की सबसे बुलंद तरीन इमारत का ताज सजा रहा। तो फिर सवाल यह है कि आज से हजारों साल पहले जब ऐसी किसी मशीनरी या टेक्नोलॉजी का नामो निशान नहीं था, तो इन पिरामिड्स को किसने और क्यों बनाया? आज भी बहुत से साइंटिस्ट इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश तो करते हैं, मगर किसी के पास इसका कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं है जिसे साइंटिस्ट साबित कर सकें। हाँ, अलबत्ता मफरूजात बहुत सारे हैं और मफरूजात के बारे में तो हम लोग जानते हैं कि वो वक्त के साथ बदलते रहते हैं, इसलिए हम इनके ऊपर रिलाई नहीं कर सकते। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि इन्हें इस वक्त के मिस्र के बादशाह, जिन्हें फिरौन कहा करते थे, ये लोग इसे अपनी आखिरी आरामगाह के तौर पर तैयार करवाते, क्योंकि इनके यहाँ इस वक्त ये रस्म थी कि मरने वाले फिरौन के साथ इसके खजाने को, खाने पीने को, मुलाजिम और बीवियों को दफना कर इसके साथ रखा जाता, क्योंकि इन लोगों का मानना था कि वो मरने के बाद एक बार फिर से बेदार हो गए और इन्हें इन सब चीज़ों की इस वक्त भी ज़रूरत पड़ेगी। जबकि कुछ साइंटिस्ट इन्हें एलियन से जोड़ते हैं, जो किसी ज़माने के अंदर इस ज़मीन पर उतरे और इन स्ट्रक्चर्स को अपनी टेक्नोलॉजी और ताकत की निशानी के तौर पर ज़मीन पर छोड़ गए। लेकिन आज भी ये एक पहेली है और दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। हैरत की बात तो ये है कि ये पिरामिड्स सिर्फ मिस्र के अंदर मौजूद नहीं है, जैसा कि आम तौर पर लोगों को लगता है, बल्कि ये अहराम पूरी दुनिया के अंदर फैले हुए हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये चीन से लेकर शुमाली अमेरिका तक और हत्ता के समुद्रों के अंदर भी कई इमारतें अहरामों की शक्ल में मिली हैं। मिस्र में 100 के करीब अहराम मौजूद हैं, मगर इससे डबल सूडान के सरा में। इसके अलावा 30 के करीब मैक्सिको मुल्क के अंदर भी मौजूद हैं, जिनकी शेप के अंदर थोड़ा बहुत फ़र्क तो है, लेकिन इन सब का बुनियादी स्ट्रक्चर बिल्कुल एक जैसा ही है। इमाम अहमद रजा खान बरेलवी इस बारे में अपनी तहकीक करते हुए लिखते हैं कि ये अहराम तूफान नूह के वक्त भी मौजूद थे और इन्हें इंसानों ने नहीं बल्कि जिन्नात ने बनाया। जी हाँ, आपने सही सुना, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात से हैकल सुलेमानी की तमीर करवाई। और कहा जाता है कि अहराम मिस्र की तमीर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दुनिया पर आने से भी तकरीबन 14,000 साल पहले ज़मीन पर बसने वाली मखलूक के हाथों हुई, यानी कि जिन्नात से, क्योंकि इस वक्त दुनिया पर सिर्फ जिन्नात बसते थे, जिसका हवाला हमें कुरान मजीद की सूरत अल बकरा से भी मिलता है कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक किया गया तो फरिश्तों ने सवाल किया कि ए अल्लाह, आप ज़मीन पर फिर से एक ऐसी मखलूक को बनाने वाले हैं जो फिर से फितना फसाद मुतला करेगी।
यानी कि इंसानों के बनने से पहले यहाँ पर जिन्नात आबाद थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत पर जिस रोज़ समुद्री पानी का तूफान नाजिल हुआ, इस दिन रजब की पहली तारीख थी और तूफान के अंदर शदीद बारिश भी हो रही थी। ज़मीन से भी पानी उबल रहा था और अल्लाह के हुक्म से नूह अलैहिस्सलाम ने जो कश्ती तैयार फरमाई थी वो 10 रजब को तैरने लगी और इस कश्ती पर 80 आदमी सवार थे, जिनमें से 2 नबी थे, यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। क्योंकि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने इस कश्ती पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का ताबूत भी अपने साथ रख लिया और इस कश्ती के एक तरफ मर्द और दूसरी तरफ औरतें बैठी थीं। इस वक्त पानी इस वक्त के मौजूद सबसे ऊंचे पहाड़ से 30 हाथ ऊंचा हो गया था, यानी कि ज़मीन से तकरीबन 10 किलोमीटर तक सिर्फ पानी ही पानी था। 10 मुहर्रम को 6 महीने बाद तुर्की में मौजूद जूदी पहाड़ पर आकर वो कश्ती ठहर गई, जिसके निशान आज भी इस पहाड़ पर मौजूद हैं, क्योंकि बर्फ़ ने हज़ारों साल तक इसके निशान को ख़त्म होने से बचाए रखा। सब लोग पहाड़ पर उतरे और जो पहला शहर बसाया गया, इसका नाम था सोकल समानीन। यह बस्ती जबल नमान के करीब इराक शहर के मौसल में वाक़या है और इस तूफान के अंदर ऐसी ऊंची इमारतें जो कि गुंबद और मीनार की तरह लगती थीं, बाकी रह गई थीं, जिन्हें कुछ नुकसान नहीं पहुंचा। इस वक्त पूरे रोए ज़मीन पर सवाए इन इमारतों के कोई इमारत मौजूद नहीं थी। यानी ये अहराम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से भी 5750 साल पहले यहाँ तकरीबन 5,600 साल पहले के बने हुए हैं और ये जिन्नात की तमीर है, जो कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से तकरीबन 60,000 साल पहले ज़मीन पर इंसानों की तरह बसते थे। अगर देखा जाए तो ये सवाल उठता है कि जिन्नात जैसी कौम को इतनी बड़ी तमीर करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, वो भी इंसानों से पहले, क्योंकि इसके बाद इनकी कोई भी ऐसी तमीर हमें नज़र नहीं आती जिसके बारे में कहा जाए कि ये जिन्नात की बनाई हुई है। बैतुल मुक़द्दस के बारे में भी अगर कहा जाए कि वो जिन्नात की बनाई हुई है, तो वो जबरी तौर पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म पर जिन्नात से बनवाई गई, क्योंकि अल्लाह ताला ने जिन्नात को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे कर दिया था। लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि 15 से 20 हज़ार साल पहले जब इंसानी कदम ने ज़मीन को छुआ तक नहीं था, तब जिन्नात को इस जबरी काम पर किसने मजबूर किया? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम नहीं जानते, क्योंकि इसका जिक्र ना तो तारीख के अंदर कहीं मौजूद है और ना ही कोई टाइम ट्रैवलर आकर हमें इस बारे में बता सकता है, बल्कि इसका इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात के पास है। क्या मिस्री कौम इस तख्लीकात के बानी नहीं थे? यानी कि मिस्री कौम इसको बनाने वाली नहीं थी, क्योंकि मिस्री कौम तो आज से तकरीबन 5000 साल पहले ही दरिया नील के किनारे बाद हुई थी। और दूसरी बात यह है कि ये एहराम पूरी दुनिया के अंदर मौजूद हैं, ना कि सिर्फ मिस्र के अंदर। तो क्या अहमद रज़ा खान रेलवी के मुताबिक जिन्नात ही इन तमीर के जिम्मेदार थे? क्योंकि 250 टन वजनी पत्थरों को सतह ज़मीन से 6000 फुट बुलंदी पर लेकर जाना आज के जदीद दौर के हेलीकॉप्टर्स के बस की भी बात नहीं है। बट हाँ, हवाई जहाज इतना वजन उठा सकते हैं, लेकिन मतलूबा मुकाम तक बिल्कुल दुरुस्त तरीके से इनको पहुंचा पाना इनके औकात से भी बाहर है। हत्ता कि 250 टन वजनी पत्थरों को 6000 फुट की बुलंदी पर पहुंचाया गया और इसके बाद इन एहरामों को तमीर किया गया, या फिर इसे वाकई ही किसी खिलाई मखलूक का कारनामा समझा जाए। दोस्तों, खिलाफत बासिया के 7वें खलीफा मामूनुर रशीद के बारे में कहा जाता है कि वो इस्लामी दुनिया के अकेले ऐसे बादशाह थे जिनको इल्मी और तहकीकी काम का शौक था। उन्होंने ऐलान किया था कि जो भी शख्स इनके लिए किताब लिख कर देगा या किसी गैर मुल्की किताब का तर्जमा अरबी ज़ुबान के अंदर करेगा, तो वो इस किताब के वजन के मुताबिक इसको सोना इनाम में देंगे और साथ साथ इस किताब में मौजूद इल्मी मवाद के लिहाज से इसे इनाम इकराम से भी नवाजा जाएगा। इसी वजह से दुनिया भर के स्कॉलर्स और साइंटिस्ट मामूनुर रशीद के पास इकट्ठे हो गए। इस वक्त मिस्र इस्लामी दुनिया के कब्जे में था और जब खलीफा को यहाँ मौजूद कुछ अजीबो गरीब इमारतों का पता चला और साथ साथ ये भी पता चला कि इसके अंदर मिस्री बादशाहों को अपने खजानों के साथ दफनाया गया है, तो मामूनुर रशीद अपने साथ सैकड़ों सर्चर्स को लेकर इस जगह के लिए निकल खड़ा हुआ और आजकल जहाँ अबुल हलूल का मुजस्मा है, इस जगह पांव डाला। इन्हें सख्त मायूसी इस वक्त हुई जब एहराम के अंदर दाखिल होने का कोई रास्ता ही नहीं मिला। आखिरकार खलीफा ने एहराम को तोड़कर रास्ता बनाने का हुक्म दिया, लेकिन एहराम इतने मजबूत थे कि इस पर कोई भी चीज़ असर नहीं कर रही थी। फिर उन्होंने ये तरीका निकाला कि पत्थरों को पहले गर्म करते, फिर ऊपर ठंडा पानी डालते जिससे पत्थर ठिठक जाते, और इस तरह रोज़ 1 फुट के हिसाब से रोज़ आगे जाने का रास्ता बनाने लगे और आखिरकार इनकी पहुंच किंग चैम्बर और क्वीन चैम्बर तक हो गई। लेकिन यहाँ पर खजाना तो दूर की बात, मम्मियाँ भी मौजूद नहीं थीं। मामूनुर रशीद दिल बर्दाश्ता होकर वापस चला गया और सारा का सारा काम वहीं रह गया। यहाँ की मुकामी आबादी, जो कि पहले तोहम परस्ती की वजह से इन एहरामों के पास जाना भी पसंद नहीं करती थी,
उन्होंने जब ये देखा कि कई महीनों से बादशाह यहाँ पर पड़ाव डाले हुए है और इस पर इन एहरामों का कोई असर नहीं हुआ, तो इनका डर और खौफ खत्म हो गया। इसके बाद ऐसा लूटमार का बाजार गर्म हुआ कि इन एहरामों के ऊपर लगी टाइलों को भी इन मकामी लोगों ने उतार लिया। दोस्तों, बुद्धिज्म के अंदर इन एहरामों को खास अहमियत हासिल है। इनके मुताबिक ये एहराम ज़ेरे ज़मीन दुनिया का कोई रास्ता है और रूहानियत का मरकज़ है। जब भी दुनिया में कोई मुसीबत आती है तो इनके रूहानी पेशवा नीचे चले जाते हैं। यही जगह इनके रूहानी पेशवा के नीचे जाने का रास्ता है, यानी कि इनके रूहानी पेशवा की ज़ेरे ज़मीन जगह पर हुकूमत है और इनकी मरकज़ी फर्जी शरीयत इनके नीचे है, जहाँ पर दलाई लामा और रूहानियत में आगे बढ़े हुए शख्स को हुकूमत दी जाती है। अब अगर सवाल किया जाए कि चलो मान लेते हैं जब तक ज़मीन के हालात ठीक नहीं थे तब तक तो ये लोग नीचे रहते हैं, लेकिन आजकल जब ज़मीन के हालात बिल्कुल ठीक हैं तो वो ऊपर क्यों नहीं आते? इसके अलावा तारीख में नेपोलियन ने भी एहरामों की शहरियत सुन रखी थी। इसने जब मिस्र पर हमला करके गजा पर कब्जा कर लिया और फिर इसके बाद इन एहरामों की बुनियादों को खोद कर इसके अंदर जाने का रास्ता खुलवाया, तो तमाम वर्कर्स को बाहर रोक दिया गया और नेपोलियन अकेला इस एहराम के अंदर दाखिल हुआ। मगर जब ये बाहर निकला तो इसके चेहरे पर काफ़ी गंभीर खामोशी थी। इसने अपने साथियों को सामान उठाकर यहाँ से चलने के लिए कहा और इनके पूछने पर भी बिल्कुल कुछ भी नहीं बताया कि वो इतना खामोश क्यों है। गर्ज ये कि एहराम मिस्र एक ऐसी पहेली है जिसको हल करने में हमारी मौजूदा साइंस और मौजूदा दौर की एडवांस तरीन इंसान की अकल भी नाकाफी है, लेकिन कोशिश और खोज इंसान की फितरत के अंदर शामिल है। और अब ये देखना है कि ये फितरत इसे कहाँ तक ले जाती है कि हज़ारों सालों से नेचर और वक्त की मार को झेल कर और वक्त और इंसानों को चैलेंज करने वाली ये पहेली आखिर इंसानों के हाथों कब हल होती है और हल होती भी है कि नहीं। मेरा अपना ज़ाती तौर पर यह मानना है कि ये किसी इंसानों जैसी मखलूक का काम नहीं है, बल्कि जिन्नात का ही काम है, जो कि ताकत के अंदर बेमिसाल होते हैं। लेकिन आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अब मैं मिलता हूँ आपसे किसी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।